बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए MTH 501 का जो लेक्चर नंबर 41 है वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेक्चर बड़ा ही आसान है जी आप लोगों के लिए, और ये प्रैक्टिस है, इसमें थ्योरी भी नहीं है इतनी। टॉपिक बेसिकली जो हमारे पास है वो ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, ठीक है, ग्राम जो शिम प्रोसेस है, और आर्थो नॉर्मल बेसिस है। अब इसमें आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कैसे फाइंड करना है और ऑर्थोगोनल बेसिस को कैसे फाइंड करना है, तो हम इनके एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 में उसने कहा है। एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले ये बताता जाऊँ कि आपने इससे पहले एग्जांपल को ज़रा अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो बाकी आप लोग इंजॉय करेंगे उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो मेंबर वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आपको मिल सकें। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट W इज इक्वल टू स्पैन x1 एंड x2। यानी आपके पास एक W है रीजन जिसके अंदर एक स्पैन हो रही है x1 और x2 पे, और x1 हमारे पास 360 और x2 हमारे पास 122। आपने वहाँ पे ऑर्थोगोनल बेसिस को फाइंड करना है, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है W के लिए। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले उसने ना थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, जिसमें बेसिकली वो कह रहा है कि लेट P बी द प्रोजेक्शन है। आपने एक पॉइंट P लेना है जो कि प्रोजेक्शन होगा x2 ऑन टू x1, यानी कि कंपोनेंट ऑफ x2 का ऑर्थोगोनल जो है वो x1 पे होगा। तो थ्योरी को ज़रा मैं इग्नोर करते हुए सबसे पहले आपको मेथड बताता हूँ कि आपके पास जब भी बेसिस फाइंड करेंगे ना V1 V2 V3, तो V1 हमेशा आपका x1 ही हुआ करेगा हर क्वेश्चन के अंदर। जब आपने V2 निकालना है तो उसका फार्मूला आपको x2 माइनस P नज़र आ रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा बेसिस फाइंड करनी होती, उधर से वेक्टर भी ज़्यादा दिए होते, x भी ज़्यादा दिए होते, आपने V3 फाइंड करना होता, तो आपने क्या करना था, इक्वल टू x3 माइनस पी। आपने V4 फाइंड करना होता, वो इक्वल टू आना था x4 माइनस पी। बेसिकली P क्या है, आपके पास प्रोजेक्शन है जिसका फार्मूला हमारे पास होगा जिस पॉइंट के लिए हम निकालेंगे, जिस ऑन टू के लिए निकालेंगे, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। यानी अगर आपने x2 पे निकालना है तो x2 डॉट V1 बटा V1 डॉट V1। अब V1 ये तो आपके फिक्स है, क्योंकि ये तो हमेशा आपका फर्स्ट फैक्टर ही हुआ करेगा। फिर आपने जिस पे निकालना होगा सिर्फ वही आएगा ऊपर। x2 पे है तो x2 आ जाएगा, x3 पे है तो x3 आ जाएगा P में। बाकी इसका फार्मूला रीअरेंज जैसे होगा आप एग्जांपल में देखते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं x2 का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने माइनस x2 डॉट V1 बटा V1 डॉट V1, उसका आंसर उसने यहाँ पे 15 बाय जो है ना 45 दिया हुआ है। अब ये कैसे आया है, तो अब आपको पता है कि अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे तो आपको पता है जी मल्टीपल करने का मेथड 3 12 3 और 12 कितने होते हैं 15। और जब V1 बेसिकली क्या है x1 ही है, तो इसी को इससे मल्टीपल करेंगे 3 3 9 और 6 से 36, 36 9 और 9 45, ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, साथ में V1 मल्टीपल भी हो रहा है, तो आपका मतलब है कि आपने x1 को अगेन साथ मल्टीपल भी करना है। तो उसके बाद मल्टीपल करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो भी आंसर बनेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 45 और फिर 45, मतलब कि हर एक के बटे ये सॉरी हर एक के साथ मल्टीपल होगा। जहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 ने मल्टीपल होना है ऐसे इसके साथ, तो 15 3 45, और 15 से 15 कैंसिल होकर 1, और 1 माइनस 1 0। इसी तरह से 15 बटा 45 को जब 6 से मल्टीपल करेंगे तो उसके बाद हमारे पास इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फर्दर ये आंसर आते जाएंगे, ठीक है। और यही हमारे पास V2 का आंसर होगा जिसे हमने ऑर्थोगोनल सेट
फॉर नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए हमने 2 डिमेंशन के लिए फाइंड आउट किया है। ठीक हो गया। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास आ जाती है जी, फॉर द गिवन बेसिस ऑफ द सब स्पेस W इज इक्वल टू स्पैन x1 x2। अब देखें क्वेश्चन वही हमारे पास, हमें x1 x2 दिया हुआ है। बेसिस के बारे में मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि हमने v1 हमारा x1 ही होगा, v2 जो होगा उसका अपना फार्मूला है जी, जो कि अभी हमने बताया था x2 माइनस x2 डॉट v1 बाई v1 और साथ में v1 मल्टीपल भी बाद में करने। तो ये प्रोसीजर मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कि ये कैसे होना है। सिंपल कैलकुलेशन है, आपने आगे इनका सेट बना देना है, तो यही आपका ऑर्थोगोनल बेसिस होती है। तो अब इसी क्वेश्चन के हैंड पे हम इसको थ्योरम बना देते हैं कि ये सिर्फ 2 वेक्टर के लिए नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था कि 3 के लिए 4 के लिए। तो फर्दर आपके पास थ्योरम जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा और एक्सप्लेन होते होते हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन जाती होती है, जिसे हम उसका फार्मूला जो है वो कहते हैं, जिसमें हमारे पास x1 x2 x3 के x1 के लिए तो आपका v1 ही x1 है। जब आप v2 पे जाते थे तो उसके फार्मूले में देखें x2 आ जाता है, यानी कि ये प्रोजेक्शन है x2 के ऊपर। फिर अगर मैं v3 पे जाऊँ तो वहाँ पे जहाँ पे x2 था वहाँ पे x3 आ जाना है, बाकी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है। और फर्दर आगे जो है x3 v2 v2 जो आपने 1 के लिए काम किया था वो 3 पे आपने 1 वाला भी और 2 वाला भी। ठीक है। फिर अब जब आप 4 वाले पे जाएंगे तो उसमें x4 माइनस x4 डॉट v1 बाई v1 मल्टीप्लाई बाई v1। फिर उस तरह x3 वाला पोर्शन तो आना ही है। इस तरह से अप टू सोन चलते चलते हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं xp के हिसाब से। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, यानी कि जब मैं 3 के लिए फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है एग्जांपल भी आ चुकी है, जिसमें 3 आपको वेक्टर दिए गए हैं और ये शो कह रहा है कि एग्जांपल दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट द ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर द ग्राम श्मिट प्रोसेस। सो अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं? पहली बात तो जब कि इनके बेसिस जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों तभी वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही प्रोसीजर करना है कि हमारा v1 बराबर x1 के ही होगा, जो आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में आपने v2 निकालना है, जो कि उसका फार्मूला है, उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको पता है फार्मूला किस तरह से इस्तेमाल में लेके आना है, आप वहाँ से आसानी से v2 निकाल सकते हैं। फिर आपने जैसे ही v2 फाइंड हो जाता है फिर आपने v3 निकालना है, और v3 निकालने का फार्मूला भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कि आपने फर्दर उनको x3 के साथ, फिर x3 के साथ x2 v1 को, फिर v2 को भी, इसके भी साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, वो माइनस कॉमनली इसी वजह से यहाँ पे प्लस हो चुका है। ठीक है। फर्दर जितने भी होते हैं तमाम में माइनस है, लेकिन अगर आप माइनस कॉमन ले लेते होते हैं तो वो आगे वाले सारे सेटअप जो हैं वो पॉजिटिव के हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनको सॉल्व किया जाएगा। जस्ट सॉल्व करने के बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनका आंसर आता है, फिर वो v1 से मल्टीपल होंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक वो आंसर आएगा, फिर उसके साथ v2 को मल्टीपल करेंगे, फिर आपस में उनको प्लस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फर्स्ट वाले से माइनस कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली अब आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो चुका है। अब उसने ये कह दिया कि ये तमाम तार आंसर जो है ऑर्थोगोनल सेट इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मतलब कि टोटल वेक्टर ज़ीरो नहीं बना। दैट्स प्रूव दैट कि ये हमारे लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 4 की बात करें, फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस के बारे में अगर हम बात करें कॉलम स्पेस के अंदर, तो वही चीज़ है, बस क्या आपने ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करनी है कॉलम स्पेस के अंदर। तो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या करना है, इसमें से x1 x2 x3 निकाल लेने, बाकी सारा प्रोसीजर वही होगा, अपना v1 x1 के बराबर करने हैं। ठीक है। और v2 आपका उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कि x2 माइनस x2 v1 बाई v1 डॉट v1 v2 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपने x3 v3 जब फाइंड करना है तो आपको पता है x3 आ जाएगा, फिर x3 के साथ v1 वाला काम और x3 के साथ v2 वाला काम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि अभी हमने पीछे किया है। उसके बाद जो आंसर आ जाएंगे वही हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस होती हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 5 की बात करें, फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस। अब इसमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में पूछा गया है, बी अ सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर x1
x2 दिए हैं। तो क्या करेंगे जी, एग्जांपल नंबर 1 को ही फॉलो करते हुए इसने कहा है सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका v1 v2 निकाल लेना है। ठीक है ना। अब v1 आपको पता है, v1 आपका x1 ही है। v2 निकालने के लिए आपका वही फार्मूला जिसमें आप कहते हैं जी x2 माइनस, फिर उसके बाद x2 v1 बाई v1 मल्टीप्लाई बाई v1, वहाँ से आपको v2 फाइंड हो जाता है। अभी उसके ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, v2 कैसे फाइंड करते हैं, v2 का फार्मूला लगा के आपने v2 फाइंड कर लेना है। जब आपको v1 v2 फाइंड हो जाते हैं तो ये आपके पास आर्थो नॉर्मल बेसिस है। अब आपने आर्थो नॉर्मल बेसिस जब फाइंड करनी होती हैं तो आपने क्या करना है, आपने u1 और u2 निकालना होता है। तो बेसिकली u1 कैसे फाइंड होता है, वो होता है जी v1 बटा v1 का मैग्नीट्यूड। तो v1 वेक्टर आपका बटे में v1 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 339 और 366, उसका भी जो आंसर बनेगा उसका स्क्वायर रूट में लिख देंगे, वो 1 बाय वो लिख देंगे, साथ में वेक्टर लिख देंगे, तो वो आपका आर्थो नॉर्मल बन जाएगा। फिर आपने सेकंड वाले को आर्थो नॉर्मल बनाने के लिए फिर वही काम करना है, उसी का मैग्नीट्यूड लेना है, उसे बटे में लिखते हुए साथ उसके उसी वेक्टर को ले लेना है, तो आपका वो आर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएगा। अनदर आर्थो नॉर्मल बेसिस के लिए वही 2 एग्जांपल आ जाती हैं, 2 वेक्टर आ जाते हैं। आपने वही काम करना है, पहले आपने v1 v2 को फाइंड करना है। जब v2 v1 फाइंड हो जाएंगे तो वो आपके आर्थो नॉर्मल बेसिस होंगी, सॉरी आर्थोगोनल बेसिस होंगी। आपने आर्थो नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपने उन्हीं का मैग्नीट्यूड उनके साथ लेंगे, तो वो उनके आर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएंगे। उनको सेट में लिख देंगे ना, तो ये आपके आर्थो नॉर्मल स्पैन हो जाएंगे। तो यही थ्योरम हमारे पास आगे बन जाता है जी, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो n क्रॉस n का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हो, यानी कि उनके तमाम के तमाम जीरो ना हो, तो जिसमें A इक्वल टू क्यू आर वेयर क्यू इज द m क्रॉस n मैट्रिक्स whose the column form the orthonormal basis column A and R upper triangle invertible matrix with the positive entries on its diagonal। देखें क्या मतलब है जिसका, आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया गया होगा, आपने उसमें फाइंड क्यू आर फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये क्यू आर क्या होगा, उसकी डिकम्पोजिशन समझ लें आप। हम उनको क्यू आर फैक्टर में किस तरह से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले अगर मैं क्यू को बताऊं तो क्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द आर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर ऑल दीज वेक्टर। हमारे पास x1 x2 x3 ये हमारे पास इनके वेक्टर बन जाएंगे। वहाँ से आपने x1 से v1 v2 v3 यानी इसके आपने आर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड कर लेनी है। फिर आर्थो नॉर्मल बेसिस से आपने उनके आर्थो नॉर्मल निकालने हैं, यानी हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में उस वेक्टर को लिखेंगे, तो वो आर्थो नॉर्मल हर एक के बन जाएंगे। अब हर एक का आर्थो नॉर्मल जो होगा, यानी कि u1 u2 u3 आपने निकालने के बाद आपने उसका मैट्रिक्स बना दिया, तो वो आपके पास यहाँ पे क्यू बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको वो चीज़, कि हम पहले आर्थो नॉर्मल बेसिस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका आर्थो नॉर्मल जो है ना बेसिस बनाएंगे। आर्थोगोनल बेसिस के बाद आर्थो नॉर्मल बेसिस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करके, जिसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो जब वो हमारे पास क्यू बन जाएगा, फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आर जो होगा ना, क्यू के साथ जो आर था, आर हमारे पास ये होता है कि आपने जो भी क्यू निकाला है, जो आपका क्यू का आंसर होगा, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके साथ फिर आपने ए को मल्टीपल करने, यानी कि ज़रब देनी है, और जो आपके पास आंसर बन जाएगा वो बेसिकली आर होगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, जब आपको आर, ठीक है, जो कि आपके इस क्यू वाले का ट्रांसपोज लेके उसके साथ ए को मल्टीपल करने से आंसर होगा, अगर उसको मैं दोबारा क्यू से मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। ये वेरीफाई होता है, यानी कि हमारे पास ए इज इक्वल टू क्यू आर, जिसमें क्यू जो है कैसे फाइंड होता है, आपके पास आर्थो नॉर्मल बेसिस में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए, आर्थोगोनल बेसिस निकालनी है, फिर आपने आर्थो नॉर्मल निकालने, वो आपका क्यू होगा, और आर निकालने के लिए आपने उसी क्यू का ट्रांसपोज लेके उसको सिंपल ऐसे मल्टीपल करना है, देन आपके पास वो वेरीफाई हो जाएगा आपका आंसर, वो दोबारा ये बन जाएगा अगर आप उस वाले क्यू को आर से मल्टीपल कर देते हैं। थ्योरम आ जाते हैं हमारे कि अगर हमारे पास u1 u2 अप टू सो ऑन आर्थो नॉर्मल बेसिस हो सब स्पेस के अंदर, तो हम प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन w कह सकते हैं कि u डॉट v वाई डॉट u1
u1 प्लस वाई डॉट u2, ये वही चीज़ें जो हमने फर्दर आगे वाले निकालने के लिए करते थे, u1 u2 u3 u4, जिसमें u जो है कैपिटल U रिप्रेजेंट करेगा उन तमाम तर बेसिस को, और अगर मैं किसी भी उस वाले u को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीपल करूँगा तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ y फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल जो डिकम्पोजिशन होती है ना हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हमारे पास यही होती है कि हमारे पास अगर कोई एक जो है ना मैट्रिक्स दिया गया हो, या हमारे पास एक प्रोजेक्शन दी गई हो, दैट W बी द सब स्पेस ऑफ Rn, यानी एक Rn के अंदर W स्पेस दी गई हो। वेक्टर डिकम्पोजिशन का थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं। y कैप इज इक्वल टू वाई u1, ये लेक्चर आपका पीछे वाला लेक्चर है जिसमें हमने कहा था कि y और y कैप इज़ अ यूनिक। तो ये आपका थ्योरम जो है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम भी आपका पीछे वाला ही है, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक ऑरिजिन के अंदर हम एक W स्पेस लें, उसके अंदर हम एक वेक्टर लें, उसका एक प्रोजेक्शन ड्रा करें, तो वो प्रोजेक्शन जो है जब हम उसकी वैल्यू लें, डिस्टेंस लें, यानी कि हम y माइनस वाई कैप करें या y कैप माइनस वाई करें, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि हम क्लोजेस्ट पॉइंट होता है हमारा जो कि बेस्ट अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालने के लिए हम उसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड लेके फाइंड करते थे। अगर आप लोगों ने 40 वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही थ्योरम है, और ये आगे भी जाएगा। बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी शामिल होगा। तो इसलिए आपने इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना है और इसका फार्मूले को जहन में रखना है कि ये जो वाई कैप है, ये थ्योरम हमारे पास जो है ना वाई कैप का, ये हमारे पास बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है जब हम इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज दी है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम है इसको भी हम फर्दर आगे भी डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, चूँकि उसमें आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था, आपने 40 लेक्चर में भी देख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।